Good morning, 10th class. Uh, so today we are going to start part 6 of chapter first, that is resource and development. लास्ट क्लास में हमने रिसोर्सेज के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं लास्ट वीडियोज़ में, और जो लास्ट क्लास हमारी हुई थी वो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज पर हुई थी, ठीक है ना, रिसोर्स प्लानिंग पर हुई थी। और हमने उसके लिए इंडिया में कैसे रिसोर्स प्लानिंग को इम्प्लीमेंट किया जाता है उसके बारे में भी हमने पढ़ाई करा था। और आज हम उन रिसोर्सेज में से एक मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है लैंड रिसोर्स। एंड वी ऑल नो दैट विदाउट लैंड रिसोर्स वी कैन नॉट सर्वाइव ऑन दिस अर्थ प्लैनेट। मेरी बात समझ आ रही है ना? लैंड रिसोर्स इज द वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्स फॉर द ह्यूमन काइंड, ह्यूमन बींग्स, बिकॉज लैंड support their life on this earth. That's why we are going to study land resource specially. Human beings cannot imagine their life without the land resource. Obviously ये सब हम सब मानते हैं कि ह्यूमन बींग्स अपनी लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकता विदाउट लैंड रिसोर्स। क्यों? अब इसका कुछ रीजन भी जान जाइए क्यों। बिकॉज हम लोग यहाँ पर रहते हैं, आपको ही पता है कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंड। क्वेश्चन अगर आता है ना कि इम्पोर्टेंस ऑफ लैंड बताइए, इम्पोर्टेंस ऑफ लैंड रिसोर्स, तो आपको पता है, अगर नहीं पता हो तो यहाँ से आप लिख सकते हैं। तो इम्पोर्टेंस ऑफ लैंड रिसोर्स क्या है? हम क्यों अपनी लाइफ सर्वाइव नहीं कर सकते विदाउट लैंड रिसोर्स? क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर रहते हैं, हम अपनी सारी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है ना हम इसी लैंड रिसोर्स पे ही परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा हम बहुत सारी पर्पसेस के लिए हम इसका यूज करते हैं, जैसे कि नेचुरल वेजिटेशन को ये सपोर्ट करता है, वाइल्ड लाइफ को सपोर्ट करता है, ह्यूमन लाइफ को सपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन को सपोर्ट करता है एंड अर्थ एक्सेट्रा। इसके बस में यार है ना, लेकिन ध्यान देना ये जो लैंड रिसोर्स है इतना इम्पोर्टेंट रिसोर्स है, फिर भी ये फाइनाइट है। फाइनाइट मतलब समझ रहे हो ना, फिक्स्ड है। इसका मतलब लगातार अगर पॉपुलेशन इंक्रीज करती जाएगी, पॉपुलेशन लार्ज होती जाएगी, डिमांड उतना ही हाई होगा। जितना ज़्यादा डिमांड हाई होगा, लैंड फिक्स्ड है, डिमांड फुलफिल नहीं होगा, और फिर प्रोटेस्ट मूवमेंट्स तो होंगे ही होंगे, और फाइनली हमारी गवर्नमेंट, हमारी कंट्री सस्टेन नहीं हो सकती, हमारी कंट्री में हारमोनियस रिलेशन एस्टैब्लिश नहीं हो सकता। That's why we need to what? Ensure that कि हमारी कंट्री में सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, ताकि जो फिक्स्ड रिसोर्सेज हैं, मैंने आप लोग बताया था इकोनॉमिक्स हम क्यों पढ़ते हैं, जो अनलिमिटेड डिमांड्स हैं और लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनके बीच में बैलेंस क्रिएट करना इकोनॉमिक्स है। बस मेरी, और यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, उसी स्टडी को पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, और बताओ सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे हो सकती है? प्लानिंग के थ्रू, जो कि हमने लास्ट क्लास से पढ़ा था, रिसोर्स प्लानिंग। मेरे पास में आ रही है ना, ताकि अनलिमिटेड डिमांड्स को लिमिटेड रिसोर्स में से ही पूरा किया जा सके। तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? ये जबकि ये फाइनाइट है, फिक्स्ड है, इसीलिए हमें इसका यूज जो है इसका बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कैसे यूज करना है भाई? केयरफुल प्लानिंग के थ्रू। अभी समझ में ना। अब हमारे इंडिया में जो है, इंडिया का जो लैंड मास है वो वेरियस रिलीफ फीचर्स में फाउंड है। वेरियस रिलीफ फीचर्स क्या होते हैं? डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड मास, जैसे कि माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन्स, आइलैंड, ये सब डिफरेंट रिलीफ फीचर्स ऑफ द लैंड है, ठीक है ना। ये लैंड के फॉर्म्स हैं, ठीक है ना। पूरे अर्थ प्लैनेट पर प्लेन्स ही नहीं है, खाली माउंटेन ही नहीं है, खाली प्लेट्यू ही नहीं है, खाली आइलैंड्स ही नहीं है, सब है। ये सब लैंड के ही फॉर्म है। बस मेरा डिपेंड करता है कहाँ पे इसका इकोनॉमिक एक्टिविटीज या क्या किसका ह्यूमन काइंड के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए यूज में आ सकता है। मैं आपको बता दूँ, इंडिया में जो टोटल जोग्राफिकल एरिया कितना है? टोटल जोग्राफिकल एरिया आपको पता है कि 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इसका 43% एरिया जो है इस टोटल का कितना है, क्या है? वो प्लेन्स हैं। बस में आ रही है ना। 30% क्या है? माउंटेन है। 30% क्या है? माउंटेन है। 27% क्या है? प्लेट्यूज है। बस में आ रही है। तो ध्यान दीजिए,
हमें नीड किस, हम आप खुद बताओ कि माउंटेन हमारे यूज में ज़्यादा आता है कि प्लेन ज़्यादा यूज में आता है या कि प्लेट्यू ज़्यादा यूज में आता है। सबके अपने अपने इंपॉर्टेंस है, लेकिन ह्यूमन बींग्स के सर्वाइवल के लिए मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन आर लिविंग ऑन द वेयर प्लेन्स, माउंटेन और प्लेट्यू और आइलैंड। कहाँ पर? प्लेन्स में। बस में इट मीन्स कि जहाँ पॉपुलेशन होगी वहीं तो वो कल्टीवेशन करेंगे, वहीं तो अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि वो प्लेन में रहते हैं माउंटेन में चले जाएंगे अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करने के लिए। लैंड पर जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है ऐसा तो नहीं है, वो अपनी नियर बाई ही इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करेंगे। आगे समझ में ना। और ये जो लैंड मास है, चाहे वो प्लेन्स हो, माउंटेन हो, प्लेट्यूज हो और आइलैंड्स हो, जो डिफरेंट डिफरेंट, अब इसको हम ऐसे भी अगर मैप में बताना चाहूँ तो मैं ऐसे बता सकता हूँ आपको, ये पूरा का पूरा इंडिया का लैंड मास है। इसका जो सपोज कि 43% जो है अराउंड इतना, ये 43% है। ये किसका है? क्या है? प्लेन्स है। बस में आ रही है ना। ये सपोज कि 30% है। ये क्या है? 30%। ये माउंटेन है। और ये क्या है? 27%। ये क्या है? आपका प्लेट्यू है। तो इस तरीके से भी आप मैप बना करके भी रिप्रेजेंट कर सकते हो पेपर में, तो बहुत अच्छा भी लगेगा एग्जामिनर को और अच्छे मार्क्स भी आएंगे। तो इन विच अकर्स रिसोर्सेज रिच रिसोर्सेज ऑफ मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स एंड फॉरेस्ट। रिजर्व्स, मिनरल, फॉसिल फ्यूल्स, फॉरेस्ट, यानी कि जो माउंटेन, प्लेट्यू और प्लेन्स और आइलैंड है, ये इनके पास रिच रिजर्व्स ऑफ मिनरल्स हैं, फॉसिल फ्यूल्स के फॉर्म में, फॉरेस्ट के फॉर्म में, मिनरल्स के फॉर्म में एंड एक्सेट्रा। बता रही समझ में ना। इसी तरीके से जो हमारी अब बात ये आती है कि लैंड का यूटिलाइजेशन कैसे हो रहा है हमारी कंट्री में। लैंड का यूटिलाइजेशन, और कंट्री नहीं पूरे वर्ल्ड में, अब ये जो लैंड का यूटिलाइजेशन मैं बताऊंगा ये पूरे वर्ल्ड के कंपेरिजन में बताऊंगा, ये हमारी कंट्री पर भी अप्लाई होता है। ठीक है। तो जो लैंड यूटिलाइजेशन मतलब क्या होता है कि लैंड रिसोर्सेज का यूज किस वे में होता है। ठीक है ना। तो किस वे में होता है? तो फॉरेस्ट के फॉर्म में होता है, आपको सबको पता है। दूसरा कैसे फॉर्म में होता है? जो लैंड जो है वो नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। अब ऐसे भी लैंड हमारी कंट्री में है या पूरे वर्ल्ड में है जो कि कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो वेस्ट लैंड है, क्योंकि वो बैरन लैंड है। बैरन लैंड मतलब क्या कि वहाँ पर जैसे हिंदी में आप लोग बंजर बोलते हो, वहाँ पर कल्टीवेशन पॉसिबल ही नहीं है। या इसके अलावा जहाँ पे बिल्डिंग्स बन गई हो, रोड्स बन गए हो, फैक्ट्रीज बन गई हो, कि कोई परमानेंट पास्चर लैंड हो। बस में आ रही है ना। ये भी आज के डेट में श्रिंकिंग हो रहा है क्योंकि पॉपुलेशन डिमांड बढ़ रहा है, पास्चर लैंड को वो कन्वर्ट किए जा रहा है किसमें? रेजिडेंशियल एरिया में। बात समझ में आ रही है ना। तो इस वे में ये सब जो ऐसे लैंड्स हैं जिनका यूज हम कल्टीवेशन के लिए कर ही नहीं सकते, तो ये भी एक लैंड का यूज है। दूसरा फैलो लैंड्स। फैलो लैंड्स मतलब क्या होता है? फ्री लैंड। फ्री लैंड मतलब क्या? वो उसका यूज़ नहीं हो रहा, खाली छोड़ा गया है, उसे हम फैलो लैंड बोलते हैं। जैसे कि फैलो लैंड टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है करंट फैलो और दूसरा होता है अदर देन करंट फैलो। तो करंट फैलो मीन्स क्या होता है? इसको डिफाइन कैसे करोगे कि एक ऐसा एरिया जो जिसको खाली छोड़ दिया गया, लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन, मतलब खेती वहाँ पर नहीं हो रही है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी नहीं हो रही है। कब से? 1 ईयर और उससे कम, यानी 1 साल या 1 साल से कम के लिए किसी ऐसे कल्टीवेटेड एरिया को छोड़ दिया गया जहाँ पर कल्टीवेशन नहीं। देखो कल्टीवेशन के लिए वहाँ पर पॉसिबिलिटी है, लेकिन वो कल्टीवेशन हो नहीं रहा। क्यों? 1 साल के लिए उसको छोड़ दिया गया। हो सकता है कि वो न्यूट्रिएंट्स फिर से वो ग्रैब कर ले। बस मेरे तो वो डिफरेंट पर्पसेज होते हैं। या हो सकता है कि फार्मर के पास इतना इनकम ना हो, या उसके पास उसकी इतना वो उसके पास लेबर ना हो, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है जिसकी वजह से वो 1 साल या 1 साल के लिए, 1 साल से कम के लिए वो छोड़ देता है। तो ऐसे लैंड को बोलते हैं करंट फैलो, मतलब थोड़ी देर के लिए छोड़ा गया। दूसरा है अदर देन करंट फैलो। ऐसा अब इसको भी ये भी करंट फैलो लैंड का ही फॉर्म है। बस में यानी करंट फैलो का ही, लेकिन अदर देन करंट फैलो मतलब कि ऐसा लैंड जो कि कल्टीवेशन के लिए यूज़ नहीं किया जा रहा है। कब से? फॉर द पास्ट 1 to 5 ईयर से, यानी 1 से 5 साल से और उस लैंड का कल्टीवेशन के लिए यूज किया ही नहीं जा रहा। ऐसे लैंड को हम क्या बोलते हैं? अदर देन करंट फैलो। इसे ज़्यादा टाइम के लिए अगर छोड़ दिया गया तो हो सकता है कि वो बैरन लैंड या वेस्ट लैंड में कन्वर्ट हो जाए। बस में यानी तो ये फैलो लैंड के 2 टाइप्स थे। एक टॉपिक है नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया, नेट मतलब क्या नहीं समझते हो? नेट पूरा का पूरा नेट, इतने मार्क्स आएंगे। नेट मतलब क्या? फिक्स। ठीक है ना। तो नेट सोन एरिया, सोन मतलब क्या होता है? जहाँ पे हम कल्टीवेशन कर सकते हैं। तो एक ऐसा एरिया जहाँ पर कल्टीवेशन रेगुलरली होता हो, 1 ईयर के लिए भी या 1 ईयर से कम के लिए भी उसे छोड़ा नहीं जाता। आपको पता है ना कि 1 ईयर या 1 ईयर से कम के लिए अगर किसी लैंड को खाली छोड़ दिया जाए तो उससे हम लोग बोलते हैं करंट फैलो। और 1 से 5 साल के लिए छोड़ दिया जाए तो उसे बोलते हैं अदर देन करंट फैलो। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जस्ट रिमेंबर इट।
नेट जोन एरिया का मतलब क्या होता है? एन एरिया दैट नेवर लेफ्ट, एक ऐसा एरिया, नेट जोन एरिया में कौन सा एरिया आता है? ऐसा एरिया जो कभी कल्टीवेशन के लिए जो अनकल्टिवेटेड कभी नहीं होता, हमेशा कल्टीवेशन पॉसिबल होता है, ठीक है ना। किसी भी ईयर के लिए उसको अनकल्टिवेटेड नहीं छोड़ा जाता, तो ऐसे को बोलते हैं हम नेट जोन एरिया, ठीक है ना। अब इसी नेट जोन एरिया को ध्यान देना, इसी नेट जोन एरिया का मतलब क्या होता है? ऐसा एरिया जो उस पर रेगुलरली कल्टीवेशन होता हो, किसी भी ईयर में उसको अनकल्टिवेटेड नहीं रखा जाता, किसी भी ईयर में उसे विदाउट कल्टीवेशन नहीं लेफ्ट किया जाता। तो क्या करो, नेट जोन एरिया को प्लस कर लो, नेट जोन एरिया, और एक ऐसा एरिया जहाँ पर एक ही साल में एक से ज़्यादा बारी वहाँ पर कल्टीवेशन होती है। बस में आ रही है ना। किसी एरिया में क्या होता है ना कि एक ही बारी कल्टीवेशन हो जाता है, ऐसा क्रॉप्स ग्रो करते हैं, और ऐसा कहीं ऐसा क्रॉप ग्रो किया जाता है जहाँ पर 1 ईयर में 2 से 3 क्रॉप ग्रो कर लिए जाते हैं, जिसको हम मल्टीपल फार्मिंग भी कहते हैं। तो ऐसे एरिया को जोड़ दो तो उसको बोलते हैं क्या? ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का, याद रखना। किसी किसी पेपर में 1 मार्क का आता है, किसी में कभी 2 मार्क्स का आता है। तो क्रॉस क्रॉप्ड एरिया क्या है कि ऐसा एरिया जो पर ईयर उस पर कल्टीवेशन होता हो, और दूसरा एरिया कि पर ईयर उसमें एक से ज़्यादा क्रॉप ग्रो किया जाता हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। बस में आ रही। तो इस तरीके से लैंड का यूटिलाइजेशन है पूरे वर्ल्ड में। आपने देखा कि हमारे इंडिया में भी किस तरीके से लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो हमने आज ये पढ़ा, आज के लिए इतना ही। हम बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड नमस्ते। आप एक बार इस चीज़ को मैं पूरा नोट्स बनाने के लिए मैं एक बार पूरा वीडियो आप कैसे बना देता हूँ, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। ये पार्ट बी है इसी चैप्टर का। ओके, थैंक यू।